Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Am I perfectly audible? So that we can start a session. Just write yes or no. All right. So let's start today's session. Thank you. Thank you. All right. Hmm. So let's start today's session. As you all know that today is 26th of December, right? 26th of December, we generally celebrate Veer Bal Divas. Why Veer Bal Divas? हालांकि just a second. हाँ. So Veer Bal Divas because it is also popularly called as Shahidi Divas. एक मिनट रुक जाओ जरा मैं अपनी स्क्रीन सेट कर लूं सो दैट आई कैन राइट इट प्रॉपर्ली। तो आपको पता है दैट जो 10th सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सन्स थे, राइट? जिसमें अजीत सिंह थे, जोरावर सिंह जी थे, फतेह सिंह थे, राइट? सो दैट टाइम औरंगजेब वाज देयर। तो औरंगजेब ने बोला दैट आइदर यू कन्वर्ट टू द इस्लाम और वी विल किल यू। तो जो यंगर उनके सन थे दो, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, नियरली 9 इयर्स के थे एक तो, राइट? तो उन्हें मार दिया गया, राइट? तो उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को याद रखने के लिए वी यूज टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस और एवरी 26 दिसंबर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 26 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस, राइट? तो हर साल ये इवेंट होता है एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू द इंस्पिरेशन एंड द मॉरल स्ट्रेंथ टू द चिल्ड्रन। और ऑल्सो दिस ईयर पर्टिकुलरली ऑन द वीर बाल दिवस वी यूज टू गिव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो बाल पुरस्कार बेसिकली फॉर चिल्ड्रन, राइट? तो ये भी होता है। तो हर साल आप इस बार से इन्होंने मतलब प्रॉपर्ली स्टार्ट किया है दैट ऑल दी यंग चिल्ड्रन, अगर उन्होंने कोई एजुकेशन की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन करा है इंडिया का, सो दे विल बी ऑनर विद द वीर बाल राष्ट्र प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना, वीर बाल दिवस भी याद रखना और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी याद रखना। ठीक है, तो याद रखना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का अगर मैं बात करूँ 20 चिल्ड्रंस को दिया गया है फ्रॉम 18 स्टेट्स, जिन्होंने कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करा एक्स्ट्रा करिकुलर में, ब्रेवरी शो करी, आर्ट एंड कल्चर। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी जो क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी को भी इस बार वीर बाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, अभी आज ही मिला इनफैक्ट, राइट? सो ऑल दीज पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप भी कुछ ऐसा करते हो, अभी तो आप लोग भी 15 16 के हो, तो 18 से पहले पहले आपने भी कुछ ऐसा कर दिया है ना, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ अच्छा कर दिया, तो डेफिनेटली आप भी इसके कंटेंडर हो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के, राइट? तो हर साल ये दिया जाता है। कब दिया जाता है? ऑन 26 ऑफ दिसंबर। 26 ऑफ दिसंबर को क्यों? क्योंकि 26 दिसंबर को होता है वीर बाल दिवस, राइट? So all the points are in you know continuation. Moving forward to the next current affair. Next current affair is related to good governance workshop. गुड गवर्नेंस वर्कशॉप, लेकिन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस वर्कशॉप से पहले आपको याद रखना है दैट एवरी ईयर ऑन 25 ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, राइट? गुड गवर्नेंस डे। तो हर साल हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गुड गवर्नेंस डे जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था? बर्थडे, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी इज फेमस फॉर गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस दिन को याद रखने के लिए वी यूज टू सेलिब्रेट गुड गवर्नेंस डे। तो हर साल कुछ गुड गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं। दिस ईयर दे हैव कंडक्टेड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस वर्कशॉप। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहां पर कंडक्ट की गई है, तो आप आंसर लगाओगे सर ये तो दिल्ली में कंडक्ट की है ना? तो दिल्ली में
they have conducted, you know, so national workshop on good governance is conducted on in Delhi on good governance. ठीक है. बेसिक एजेंडा क्या है? इट हाईलाइट द गुड गवर्नेंस इन डेली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सर्विस. ठीक है. तो ये डीओपीटी इज बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो उसने ये कंडक्ट कराया था, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको बस याद रखने की जरूरत है गुड गवर्नेंस डे. उसका वर्कशॉप 2025 का कहाँ पे हुआ था? उसका वर्कशॉप 2025 का दिल्ली में हुआ. तो उसने 5 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, इंक्लूडिंग एआई टूल, कर्म योगी, डिजिटल अर्निंग. तो बेसिकली किस तरह से हम सिविल सर्विसेज को, किस तरह से हम सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हैं गवर्नेंस को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जैसे आज के टाइम में मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर इंडिया में कहीं भी पर भी हो, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं. अभी आपको ना, लेट्स से, इफ यू हैव टू report a FIR, if you have to complain in the police station, 90% of you don't know the process, right? क्योंकि आधे लोग पुलिस से डरते हैं, आधे लोगों को ये परसेप्शन है. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. ये हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे सपोज करो आपका, यू नो लेट से आपकी लोकेलिटी में, यू नो ज्यादा, यू नो जो सीवेज प्रॉब्लम हो गई है. सो हाउ टू कंप्लेन, व्हाट इज द प्रोसेस? मेनी ऑफ यू डोंट नो द प्रोसेस. सो गुड गवर्नेंस में ये सब आता है कि दैट गवर्नेंस शुड बी सिटीजन सेंट्रिक, इट शुड बी अकाउंटेबल, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. तो अब धीरे धीरे इस तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो याद रखना है, 25 दिसंबर इज गुड गवर्नेंस, है ना. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर. नेक्स्ट करंट अफेयर है भाई रशिया से रिलेटेड. तो आपको पता है एक बहुत ही बढ़िया देश है रशिया, है ना. रशिया की कैपिटल है मॉस्को. अभी आपको पता होगा रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया भी आए हुए थे, है ना. तो जब वो इंडिया आए तो मैंने आपको बताया था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, है ना. ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इनिशिएटिव था इंडिया और रशिया रशिया का, लेकिन अब आपको पता है इंडिया ही उसे बना रहा है, ब्रह्मोस. तो ये सारी बातें हमने करी थी. अभी रशिया ने प्लान करा है क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून. दिस इज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. तो आजकल आप देख रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना. तो रशिया का जो एजेंसी है वो बोल रहा है भैया हम न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे लगाएंगे, है ना. क्वाइट एम्बिशियस प्रोजेक्ट. लेट्स सी. बट यस, दे हैव डिक्लेयर्ड, तो यू हैव टू नो दैट रशिया स्पेस एजेंसी, उसने प्लान करा है टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036 टू सपोर्ट दिस लूनर एक्सप्लोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च स्टेशन विद चाइना. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो कि रशिया चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है रशिया मून पर. ठीक है. तो यहाँ पे दो तीन बातें और याद रखना, क्योंकि बात हम कर रहे हैं मून की, है ना. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. So this point you have to remember, moon is a natural satellite of earth. Second point आपको याद रखना मून के बारे में, that टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम पीरियड ऑफ मून्स, जो मून का रिवॉल्यूशन होता है, टाइम पीरियड ऑफ मून रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू अर्थ रोटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने पीरियड में अर्थ रोटेट करता है ना, 24 आवर्स में अर्थ रोटेट करता है, इतने में मून रिवॉल्यूशन कर लेता है. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर रिलेटेड टू मून इज, जो ग्रेविटी होता है मून पर, ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लेट से आपका वेट 60 kg है अर्थ पर, है ना, तो मून पर आपका 10 kg हो जाएगा. ठीक है. तो ये सारी बातें आपको मून से एसोसिएटेड याद रखें. ठीक है. सो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. काइंडली राइट इट डाउन. ऑलराइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. तो ये मैंने मून के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए दे दी क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के.
ठीक है। रशिया के बारे में मैंने बता दिया है। तो रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है। ठीक है। तो आपने बहुत फेमस मूवी देखी होगी ओपनहाइमर, है ना। तो ओपनहाइमर मूवी जो आपने देखी होगी उसमें देखा होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद आपने देखा होगा दुनिया में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया गया था, तो 1945 में, है ना। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? देयर वाज अ प्लेस हिरोशिमा, हिरोशिमा इन जापान। हिरोशिमा में किया गया था 6 अगस्त 1945 को। और उसके बाद करा गया था नागासाकी में। नागासाकी में करा था 9 अगस्त 1945 को। तो ये पॉइंट भी याद रखना क्योंकि न्यूक्लियर की बात चल रही है सर। ठीक है। बेटा इट इज देयर ऑन दी आईएमएस का जो यूजी यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये रिकॉर्डिंग चली जाती है। ऑल्सो जितने भी यू नो अच्छा, मुझे एक बार जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट रिसीव द रिकॉर्डिंग इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स? जो जीके की क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, और मुझे प्लीज अपने सेंटर का नाम भी लिख के दे, बिकॉज इन 48 आवर्स जनरली रिकॉर्डिंग शेयर हो जाती है ना। अक्षरा, दिस इज द थर्ड करंट अफेयर, डोंट वरी, हम आगे इसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर। हाँ। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं आती हैं क्लासेस की, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट अ आइडिया इन विच सेंटर डोंट रिसीव द प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग। श्योर है? आप अपना सेंटर वगैरह बताओ बेटा। और कोई है ऐसा? सबको आ रही है ना इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड ऑल? हाँ तो बेटा शिवा, प्लीज राइट योर सेंटर नेम ऑल्सो दैट यू आर नॉट रिसीविंग रिकॉर्डिंग। जितने भी लोग हैं काइंडली राइट इट डाउन सो दैट आई कैन हैव अ फेयर आइडिया कहाँ कहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन जा रहा है। दिस इज फाइन। ओके, ईस्ट ऑफ कैलाश, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। श्योर है? यू आर फ्रॉम विच सेंटर? हाँ, चलो, ऑलराइट, ऑलराइट, फाइन। चलो जी आगे चलते हैं। दिस इज अबाउट रशिया। अब आते हैं नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। तो ये जो मैंने आगे की आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी है ना, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली राइट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इन संथाली लैंग्वेज। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल 8। और बेटा ये जो शेड्यूल 8 है ना, ये बात करता है किसकी? ये शेड्यूल 8 बात करता है लैंग्वेजेस। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस है? 22। ठीक है। जिन्हें हम ऑफिशियली मानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हम कंसीडर, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। तो ये 22 लैंग्वेज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, शेड्यूल 8 में वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दैट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली सारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में था, लेकिन अभी तक एक लैंग्वेज है संथाली, है ना। संथाली लैंग्वेज में नहीं था। ये संथाली लैंग्वेज प्रिसाइजली आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा यहाँ पर बोली जाती है। तो झारखंड में, राइट, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, तो यहाँ पर ये बोली जाती है। ठीक है। तो अभी क्या है, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज करा है इन संथाली लैंग्वेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट ओके, विच लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज?
है ना। तो याद रखना संथाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया झारखंड, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ बंगाल में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ये प्रीडोमिनेटली बोली जाती है भाषा संथाली। ठीक है। और याद रखना, ये हमारे 8 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। 8 शेड्यूल में वी हैव टोटल हाउ मेनी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या इज इंग्लिश इज देयर, इज इंग्लिश इज देयर इन शेड्यूल 8, तो आपका आंसर होगा नो। याद रखना, इंग्लिश नहीं है शेड्यूल 8 में। ठीक है। इसमें जनरली रीजनल लैंग्वेजेस हैं सारी, हमारी इंग्लिश नहीं, राइट। So we have Urdu here, we have you know नॉर्मली पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश नहीं है, ये बात आपको याद। ठीक है, याद रखोगे। जल्दी से कमेंट में एक बार यस सर कर दो। काइंडली से यस और नो। अब मैं आपको एक फन फैक्ट और बताता हूँ, वेरी गुड। अब मैं आपको एक फन फैक्ट और बताता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज की बातें हो रही। बेटा, आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा जिसका नाम है नागालैंड, सुना है नागालैंड का नाम, है ना। वी हैव अ स्टेट कॉल्ड एज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड इज अ स्टेट। ठीक है, तो याद रखना, एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, राइट। एक स्टेट है मेघालय, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टेट है मिजोरम। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। एक स्टेट है सिक्किम, राइट। इन सारे स्टेट की जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, तो याद रखना, इन स्टेट की जो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ये उन लोगों के लिए भी आंसर है जिन लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंस कहलाता है ना। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में वी हैव दिस नोशन कि यार, जो इंग्लिश बोलेगा ना वो एडुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना, इंटेलिजेंस का और लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। जो यूरोप में नॉर्मल स्कूल भी नहीं जाते ना लोग, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, राइट। तो इन स्टेट्स में, इंडिया में ये स्टेट है कुछ जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। नागालैंड, अरुणाचल, तो कभी क्वेश्चन आए ना इन स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखना इट्स इंग्लिश। हाँ, एक्चुअली राजस, इनके साथ क्या है, इनकी ना अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस है। जैसे नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पे ना बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब क्या है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो टू टू हैव अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज, इसीलिए इंग्लिश को कंसीडर किया हुआ। तो ये वाला इशू है कि भाई एक तो कोई होगी ना, तो दैट्स व्हाई दे हैव कंसीडर्ड इंग्लिश। तो यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे क्या इशू, क्योंकि आप जैसे जैसे बात करोगे अरुणाचल, अरुणाचल में अबोहर भी बोली जाती है, मिश्मी भी बोली जाती है, उधर छोटी छोटी ट्राइबल डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। तो एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज होनी चाहिए ना, ताकि सबको समझ में आ जाए सबका। तो दैट्स व्हाई दे हैव यू नो इनकलकेटेड इंग्लिश, राइट। तो ये सारी बातें याद रखना, क्योंकि लैंग्वेज की बात है। आते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर स्टार बना के लिखना करंट अफेयर को। 90% चांस है, अगर स्पेस का कोई क्वेश्चन आया तो यही आएगा इंडिया की तरफ से। दैट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आपको पता है हमारे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो ऑर्गेनाइजेशन बेटा 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। और अगर आज इसका मैं हेडक्वार्टर बात करूं, इट इज इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारे इंडिया के जो मेजर स्पेस प्रोजेक्ट है वो आपका इसरो देखता है। अभी मैं इसके प्रेजेंट चेयरमैन का नाम बताऊं,
प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज वी नारायण, राइट, ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन। तो ये सारी बातें आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। अभी इसरो ने लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू बर्ड ब्लॉक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, किससे लॉन्च किया है? देखो, अब लॉन्च जब आप करोगे तो कोई रॉकेट का यूज करोगे, तो उससे रॉकेट यूज करा है LVM-3 रॉकेट। याद रखना, ये LVM-3 रॉकेट जो है ना, ये इंडिया का, इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट। ठीक है, तो दिस इज इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट, LVM-3। तो याद रखना, दिस इस रॉकेट की हेल्प से इसरो ने अपना यू नो लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसरो के कुछ मेजर मिशन जो हमें पता होने चाहिए, जैसे उसमें एक मिशन का नाम है गगनयान। ये गगनयान मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा बिकॉज दिस इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड मिशन, राइट। दिस इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड मिशन। तो ह्यूमंस को स्पेस में बोला भेजा जाएगा। तो ये जो ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये इंडिया को उसमें भी हेल्प करेगा, जो ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप सपोज करो यू आर लॉन्चिंग अ मिशन, यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन सेटअप। सो फॉर दैट इसरो हैज लॉन्च द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इसे स्टार बना के लिखना। इसरो के बारे में जो मैंने फैक्ट्स बताए थे वो याद रखना। वी नारायणा, बेंगलुरु, 1969। So all these points are very much important. So kindly write down, then we will move forward. Once it is fine, I request everybody to kindly write yes sir, yes sir, yes sir in the comment section, ताकि मुझे पता चल जाए that it is very much clear to you. All of you, all those who are there in the class. All right, चलो, very good, very good. Moving forward to the next current affair. Next current affair is again very important. It is related to defense. It is related to missile. अभी आकाश नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन को शॉर्ट में लिखा है NG, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना 3G 2G, है ना। तो जैसे 5G फिफ्थ जनरेशन, तो NG इज नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डेवलप करी है DRDO ने, और विद द हेल्प ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है, रेंज, और एल्टीट्यूड वाइज है 18 किलोमीटर। तो मैं आपको भी पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ, आकाश मिसाइल। ठीक है, तो आप देखोगे दिस इज आकाश मिसाइल, दिस इज AI जनरेटेड इमेज। तो आजकल AI बहुत काम आसान कर देता है। आप उसे इंफॉर्मेशन दो, वो आपको ऐसे इमेज बना के दे देगा, राइट। सो आई जस्ट टाइप द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आकाश मिसाइल, और उसने ये मुझे इमेज बना के दे दिया। तो इट्स अ वेरी गुड इमेज टू लर्न। तो आप देखोगे ऑल्टीट्यूड वाइज, हाइट वाइज इट इज 18 किलोमीटर, रेंज वाइज it is 30 kilometer. So this is something that will strengthen India's defense. तो आकाश NG याद रखना, that is next generation missile। ठीक है, किसने डेवलप किया है? DRDO के बारे में याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इन 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आकाश NG याद रखना है आपको। तो ये मल्टीपल टारगेट इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है। ठीक है, और जनरली एग्जाम में आता है इसकी नेचर क्या है। तो ये सरफेस टू एयर है। ठीक है, आकाश है ना, तो सरफेस टू एयर हो। क्योंकि होता क्या है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें ना आपको अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, जैसे लेट्स से, एक मिनट रुको जरा, मैं आपको बताता हूँ।
लेट मी फाइंड अ स्पेस टू राइट। तो पता है इसमें अलग अलग आपको सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो 1982 में ना सबसे पहले इंडिया ने एक सिस्टम लॉन्च करा था, दैट इज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम के हेड थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो तब हमने डिसाइड करा था कि हम चार तरह के मिसाइल सिस्टम को डेवलप करेंगे। ठीक है, एक होगा पृथ्वी, है ना, जैसे कार्टून नहीं आता था पृथ्वी वायु जल आकाश, है ना, एक कार्टून आता था हम छोटे थे। हालांकि जब मैं छोटा था, तुम तो पता नहीं होगे भी कि नहीं होगे, राइट, बट मेरे टाइम पे आता था। तो फैंटास्टिक फोर आता था, बॉब द बिल्डर आता था। तो ये पृथ्वी इज बेसिकली लैंड, आकाश। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी हैव वन नाग, ये अब मैं सबके फीचर्स बताऊंगा आपको। एंड वी हैव एंटी टैंक मिसाइल, एंटी, सॉरी, वी हैव त्रिशूल। फोर्थ वन इज त्रिशूल। त्रिशूल। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता था? पृथ्वी होता था सरफेस टू सरफेस, आकाश हो गया सरफेस टू एयर, नाग हो गई एंटी टैंक, एंटी टैंक, और त्रिशूल, त्रिशूल ऊपर से आता है ना, तो इट इज एयर टू सरफेस। तो इस तरह से ये हमने सिस्टम डेवलप करा था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 में, और इसको लीड करा था डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम को इसीलिए हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में किसी पॉडकास्ट वगैरह में नहीं सुना होगा, तो इसलिए लोगों को जनरली अवेयरनेस नहीं, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं उन्हें किसी पॉडकास्ट या उसकी जरूरत नहीं होती हिट होने के लिए, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, राइट, बट जो डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के लिए करके गए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी आने वाली जनरेशन में कोई इतना कर पाए। मतलब आप, पर्सन हु इज वे अगे, यू नो, रिमार्केबल, इंडिया का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है। और पता है, व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज अ पर्सन जो कि सैलरी भी नहीं लेता था। वो बोलते थे कि यार ऑलरेडी मुझे इतना मिल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा घर मिल रहा है, यहाँ पे खाना मिलता है ना, प्रेसिडेंट हाउस में। तो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनफैक्ट जिन्होंने अपनी सैलरी को वॉलेंटियरली डिवोट कर दिया। ठीक है, और एक बुक है बहुत फेमस, विंग्स ऑफ फायर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत लाइफ में अच्छी चीजें भी पढ़ा करो, है ना। मोटिवेशन पढ़ के ज्यादा आता है बजाय वीडियो रील्स वगैरह देखने के। देयर इज अ वेरी फेमस बुक ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम विच इज विंग्स ऑफ फायर। तो बुक जरा पढ़ना, तो तब आपको समझ में आएगा कि यार ही वॉज ऑल्सो समबडी हु इज ऑर्डिनरी, है ना। वो ऐसे नहीं थे कि ही वॉज ब्लेस्ड विद अ, यू नो, ही वॉज ब्लेस्ड इन अ फैमिली कि जहाँ पर उनको प्रिपरेशन कराई जा रही थी, या बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी, राइट। तो ही वॉज इन अ फैमिली जो कि फिशरमैन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। एंड फ्रॉम देयर ही ड्राइव दिस इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, और रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब सबसे पहले उन्होंने एक बर्ड को देखा था, इफ बर्ड, हाउ बर्ड फ्लाई, तो उनकी वहां से क्यूरियोसिटी जागी कि बर्ड कैसे फ्लाई करती है। सो आई विल डेवलप एयरक्राफ्ट और समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा लाइफ में मोटिवेशन लाओ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आकाश मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बन गई है। हाँ, इट इज सरफेस टू एयर। हाँ, सरफेस टू एयर बेटा, मिसाइल का ट्रेजेक्टरी
सरफेस से एयर पे स्ट्राइक करेगी। ऑलराइट। एंटी टैंक मिसाइल होता है काशी, जो टैंक, जैसे टैंक अटैक को भी एंटी टैंक, तो टैंक अटैक को भी वो कर ले। ठीक है। यस यस यस, इट वाज यूज ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिंदूर ऑल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर पे। इज दिस इज फाइन टिल नाउ? काइंडली राइट yes sir in comment section if this is fine। एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। आते हैं आगे टुवर्ड्स ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करते हैं। अभी क्या हुआ है, ब्रिक्स का रिसेंटली 2025 में सेशन कंप्लीट हुआ है। राइट, सो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हालांकि अभी इसमें और मेंबर्स भी ऐड हो गए। अब याद रखना जो नेक्स्ट इसकी प्रेसिडेंशियल शिफ्ट करेगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो 2026 की ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो याद रखना दिस 2026 ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो अब ब्राजील से जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंशियल शिप है, वो किसके पास आने वाली है? वो आने वाली है इंडिया के पास। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। राइट, दिस इज फाइन और नॉट? प्रेसिडेंशियल शिफ्ट होता है बेटा, जैसे अभी 2026 को किसने होस्ट किया था, तो वो प्रेसिडेंट था। अब नेक्स्ट कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास आ जाएगी टेक्निकली? 2026 में इट विल बी विद इट। राइट, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देख लो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी एक क्रिएटिव है, तो पहले मैं वो क्रिएटिव शो कर लेता हूँ, उसमें पूरे क्रिएटिव में आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रिक्स ओरिजिनली इसका नाम ब्रिक था। 2010 11 2001 में इसे टर्म मिला ब्रिक, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर इसमें एस वर्ड ऐड हो गया, दैट इज साउथ अफ्रीका। राइट, सो इन 2010 जो साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना, उसके बाद ये ब्रिक्स कहलाया। ठीक है, तो अभी मैं देखूं ग्लोबली 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर आती है। 37.3% ग्लोबल जीडीपी का ब्रिक्स नेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ब्रिक्स नेशन का टेक्निकली कंट्रीब्यूशन G7 और यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है। राइट, दिस अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इंडिया इसमें मेन प्लेयर है। अभी जो इसमें न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, यू हैव ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। है ना, ये सून की जगह हटा दो, क्योंकि इंडोनेशिया भी आ गया है। 1 2 3 4 5, अब तो टोटल हो गए 10 मेंबर्स। राइट, सो यू हैव 10 मेंबर्स इन ब्रिक्स नेशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आने वाले टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बॉडी बनने वाला है ब्रिक्स, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया इनिशियल 5 मेंबर्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। तो ये 5 मेंबर और ज्वाइन हो गए। ठीक है, कुछ अर्जेंटीना ने ऑप्ट आउट कर लिया, और सऊदी अरेबिया का भी वर्डिक्ट पेंडिंग है। मे बी सऊदी अरेबिया भी वेरी सून इसमें ज्वाइन कर ले। ठीक है, बाकी ये वाली बात मैंने आपको बताई दी है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जी। और 2026 का जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, 2026 ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट वो होने वाली है कहाँ पे? इंडिया। राइट, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। काइंडली राइट इट डाउन, देन वील मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक पहले लिख लो, फिर हम
ऑलराइट, वेरी गुड। मे बी सम डिप्लोमेटिक इशू है ना, वो यूएस ने प्रेशराइज करा होगा। ठीक है, चलो आगे आते। नेक्स्ट इज एशिया वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 40th एशियाज वाटर बर्ड सेंसस। तो अभी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है आंध्रा में। इट इज इन आंध्र प्रदेश। राइट। तो वहां पर ही आपका भी जनवरी में होने वाला है माइग्रेटरी बर्ड का सेंसस। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको पता है कि अभी वो इस वाले सीजन में बेसिकली विंटर्स में काफी माइग्रेशन करती हैं। और आपको मैं कुछ स्पॉट्स बताऊं इंडिया में जहाँ पर बहुत ही ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। जैसे आपने भरतपुर के बारे में सुना होगा, है, कोई गया है भरतपुर? हैव यू हर्ड अबाउट भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनफैक्ट इट इज अ बर्ड सेंचुरी। ये राजस्थान में है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने सुना होगा, भरतपुर के अलावा आपने चिल्का लेक के बारे में सुना होगा। चिल्का लेक, चिल्का लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिल्का लेक अगेन ये उड़ीसा में आता है। राइट। तो ये सब जगहें कुछ फेमस हैं जो कि बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड। या नोएडा के पास भी एक जगह है ओखला बर्ड सेंचुरी, है ना। तो ओखला बर्ड सेंचुरी भी है। तो ये जगहें हैं जहाँ पर आप देखोगे एवरी ईयर यू विल फाइंड माइग्रेटरी बर्ड्स। चिल्का लेक में तो काफी आते हैं, मतलब इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। तो ये आपको ध्यान रखना चिल्का लेक के बारे में। अब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैंने आपको बता दिया दिस इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस होने वाला है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन आंध्र प्रदेश। राइट। सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क योर डाउट। चलिए आगे। इज इट फाइन और नॉट? प्लीज से यस और नो। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट। चलो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी रिसेंटली होस्ट होने वाले हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो आपको पता है इंडिया में खेलो इंडिया गेम्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो खेलो इंडिया गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम यूथ के होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। अब स्टार्ट होने वाले हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, है ना। तो बेसिकली ट्राइबल जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल जो इंडिया की पॉकेट्स हैं, वहां पर जो ट्राइबल लोग हैं दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। और इससे क्या होता है, कुछ जो लोकल लेवल के गेम्स है वो भी बाहर निकल के आते हैं। तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होने वाले हैं। इसे होस्ट करने वाला है छत्तीसगढ़। कौन करेगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बन रहा है टू होस्ट द इवेंट। ठीक है। तो एक इसके अंडर आ रहे हैं, खेलो इंडिया स्कीम के अंडर ये गेम्स होंगे। तो मैंने आपको बताया खेलो इंडिया स्कीम ऑलरेडी काफी फेमस है। तो उससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो दिस ऑल दीज पॉइंट्स इज पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो खेलो इंडिया स्कीम याद रखना। ये खेलो इंडिया स्कीम का आइडिया यही था कि हम इंडिया के जो यूथ हैं वो गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हों, और बेसिकली हम ओलंपिक की तरफ यू नो बढ़ा सके इंडिया को। और ये खेलो इंडिया स्कीम हुई थी स्टार्ट 2017 में। 2017 में आपको ने देखा होगा खेलो इंडिया स्कीम स्टार्ट हुई थी। तो स्टेट वाइज ये गेम्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन्हें कराता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर नेशनल लेवल पर हर जगह ये गेम होते हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो अब इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है, क्योंकि इसमें अब आ गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो कहाँ पे होस्ट होने वाले हैं? छत्तीसगढ़ में होस्ट होने वाले हैं। लोगो क्या है, मतलब उसकी थीम मस्कट क्या है? तो मस्कट है मोरवीर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोरवीर। ये
छत्तीसगढ़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है ना, माइनिंग और उनकी ब्रेवरी को। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मोर भी। तो ये आपको उसका वो याद रखना है, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं बस ये याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। राइट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंडिया का एक स्टेट है छत्तीसगढ़। राइट। तो छत्तीसगढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। राइट। रायपुर इज द कैपिटल। ठीक है, रायपुर इज द कैपिटल। दूसरा याद रखना छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। दूसरा पॉइंट याद रखना, एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है इंद्रावती वाटरफॉल। इंद्रावती वाटरफॉल। तो इंद्रावती वाटरफॉल भी आपकी छत्तीसगढ़ में आती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंद्रावती वाटर। ठीक है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली राइट इट डाउन। इज इट फाइन और नॉट? वंस इट इज फाइन, काइंडली लेट मी नो। फिर हम आगे चलते चलिए आगे। वेरी गुड। ये जो लोग बाद में आते हैं क्लासेस में, इनका मतलब ऐसे देखने आते हो क्या? आई सी लाइक इन लास्ट 5-10 मिनट्स मेरी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, तो मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में इतनी जल्दी आते हो आप, जब वाइंड अप का टाइम होने वाला होता है? थोड़ा सा प्रकाश डालो इन बातों। चलो, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। कोई नहीं यार तुम्हारी, अब मैं तुम बोलोगे यार ये सर हर बार पकड़ते रहते हैं मुझे। मैं तो यही बोलूंगा दैट ये कुछ भी पढ़ते हो ना, अगर 20 मिनट्स भी पढ़ रहे हो तो कोशिश करा करो कि मैं अगर 20 मिनट अपने दे रहा हूँ ना, तो मुझे सब याद होना चाहिए उसमें बैठ के। अगर उस थॉट से बैठोगे ना तो आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा। अभी आप ना पढ़ाई कर रहे हो इन कंपल्शन, 90% ऑफ यू आर डूइंग दिस। अब खुद सोचो आप प्रैक्टिकली, अगर पहले से मैं ये सोच के चलूंगा अगर यार ये भी करना है ये भी करना है, तो ऑटोमेटिकली माई ब्रेन विल नॉट रिसीव, है ना, इट विल नॉट दैट एक्टिव। लेकिन अगर मैं अंदर से वो थॉट शो करूंगा, मैं अंदर से वो ईगरनेस शो करूंगा, नहीं यार मुझे करना है, मुझे इसमें समझना है, तो ऑब्वियसली और ब्रेन सेल विल रिएक्ट दैट वे। तो अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये करना पड़ेगा। कुछ लोग मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ लोग पेरेंटल प्रेशर में कर रहे हैं। आप मन से नहीं कर रहे हो, मन से करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि जब हम मन से कोई काम करते हैं ना, तो वी डोंट हैव अ काइंड ऑफ अ बर्डन, वी डोंट फील बर्डन इन डूइंग दिस। राइट। तो मन से करो जो भी कर रहे हो। अगर आप मन से नहीं करोगे, when you not invest your heart your soul to it, mark my words, you never be kind of successful in that part। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी करते हो ना, कुछ भी चीज हाफ हार्टेड मत करो लाइफ। अगर आप हाफ हार्टेडली करोगे, जो भी काम करना है ना, इट शुड बी परफेक्ट, है ना। किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। लाइफ को कोई गोल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए।
कुछ भी चीज यू नो उस पे नहीं होनी चाहिए मार्जिन पे कि हाँ ठीक है वी आर डूइंग इट, है ना। 100% करोगे ना सब कुछ, आप देखो कैसा रिजल्ट आएगा। अभी क्या है, आप सारे काम आधे अधूरे कर रहे हो, है ना, तो कुछ भी बढ़िया नहीं हो पा रहा आपका। यही रीजन है। तो उसे बढ़िया करने का तरीका क्या है, कि जो मन से करोगे ना जब, तब आएगा बढ़िया। ठीक है। जब अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर पे, दैट इज धानु यात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एनुअली सेलिब्रेट होती है उड़ीसा में धानु यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन थिएटर है। तो आप देखते होगे, आप काफी जगह घूमने जाते होगे, लाइक थाईलैंड गए होगे आप घूमने, है ना, हांगकांग जाओगे, तो आप नोटिस करोगे वो सब लोग क्या करते हैं, दे यूज टू शो सम टाइम सम काइंड ऑफ ओपन थिएटर, है ना, थाईलैंड में, है ना, सियाम निरामित करके वो शो दिखाते हैं, राइट। हांगकांग में वो शो दिखाते हैं इन विच दे रिफ्लेक्ट देयर कल्चर ट्रेडिशन, है ना। हांगकांग में अभी जैसे आप जनवरी में जाओगे, यू विल फाइंड अ चाइनीज न्यू ईयर चलता रहता है, क्योंकि जन फरवरी तक, तो वो अपने कल्चर शो करते हैं। सेम ये काम होता है इंडिया में भी, दैट इज इन धानु यात्रा। ये उड़ीसा में एक कल्चरल ओपन थिएटर है, एंड इट इज इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें बेसिकली लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह वो नरेट करते हैं। तो याद रखना, ये कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर हुआ। तो आपसे अगर वो पूछे धनु यात्रा कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना ये सेलिब्रेट होता है हमारे उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपने याद करें। अब आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट राउंड, विच इज दी एमसीक्यू राउंड। तो एमसीक्यू राउंड पे आते हैं। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा, अदरवाइज मैं एमसीक्यू राउंड पे आ जाऊँ। हम्म। चलो। हाँ, फर्स्ट टू अक्षरा, अभी जब सारा वाइंड अप करेंगे आई विल रिवर्स द स्लाइड। अभी मैं 5 एमसीक्यू कराऊंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज कराऊंगा, देन आई विल। ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है उसके अलावा, मतलब जो एक्सप्लेन करा है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो छूट गया है बी रेस्ट श्योर, अभी मैं सारे रिमाइंड करूँ। चलो। हाँ, चलो आते हैं 34th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल मेरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये 34th सेशन कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, होस्ट हुआ है? इंटरनेशनल मेरी टाइम, मेरी टाइम होता है बेसिकली रिलेटेड टू सी वाटर, है ना। तो बेटा ये होस्ट हुआ है लंदन। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर है। तो लंदन ने होस्ट करा है इंटरनेशनल। हाँ, हाँ बेटा राजेश, बिल्कुल। देखो ये मैंने आपको बताया, ये धनु यात्रा एक वहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है, जो कि सेलिब्रेट होता है कैसे, एक ओपन थिएटर की फॉर्म। तो इसीलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन थिएटर बन गया है ना। तो थिएटर में जैसे होता है ना नुक्कड़ नाटक, इस तरह का कुछ इवेंट करते हैं, तो इसी तरह से ये होता है। लेकिन उसमें करते क्या है, उसमें बेसिकली लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड स्टोरीज को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी हो रहा है वहां पे, तो इसलिए एग्जाम में आ गया। तो कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ये फेस्टिवल कहाँ का है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धनु यात्रा कहाँ का है, तो आप लगा देना भाई उड़ीसा का है। ठीक है। कोई डाउट? हम्म। वेरी गुड। आ जाओ जल्दी आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, 34th सेशन इंटरनेशनल मेरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ है लंदन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च टू एक्सपेंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सोलर इरिगेशन सिस्टम अक्रॉस साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका? तो अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, सोलर इरिगेशन सिस्टम बेसिकली बनाने के लिए। तो उसका नाम क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो सोलर एनर्जी को हर कोई फेच करना चाहता है। इंडिया का भी टारगेट है ना। इनफैक्ट इंडिया ने भी 2015 में एक इनिशिएटिव ग्लोबली स्टार्ट कराया था, जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इजंट इट?
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भी न्यूज में है। राइट। तो अब याद रखना है आपको कि इस इनिशिएटिव का नाम है सोलार फेज टू, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सोलार फेज टू, तो ये इनिशिएटिव है सोलर इरिगेशन सिस्टम को बनाने के लिए, है ना। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप सोलर पाम, सोलर यू नो एनर्जी की तरफ ड्राइव। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इरिगेशन सिस्टम बेटा सोलर, जैसे कुसुम योजना में गवर्नमेंट का आइडिया है कि सोलर पंप्स लगाए जाए। ठीक है। तो सोलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देना हो गया ना। राइट। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द नेशनल कॉमर्स ओलंपियाड? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर नेशनल कॉमर्स ओलंपियाड? सबका रजिस्ट्रेशन हो गया था प्रॉपर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मिस्ड द रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन पास किसी का मिस तो नहीं हुआ? आई विल जस्ट चेक, अभी, because I have get the query that some of you are not able to register. So I will check by tomorrow. If they open, I will let you know. Right? Right? So this is very important. तो वो मैं आपको बता दूंगा। Once it is done, I will let you. चलते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। So question number 3 is World Summit on Disaster Management. This is again very important 2025 में जो वर्ल्ड समिट होने वाली है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025, तो ये आपकी होस्ट हो रही है देहरादून। ठीक है। तो देहरादून में होस्ट हुई है वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज इन देहरादून। ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा रिसेंट साइक्लोन्स ये सब आते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ग्लोबली वी आर फोकसिंग टू डेवलप अ गुड डिजास्टर रेजिलियंट सिस्टम, है ना। तो अभी याद रखना कि वर्ल्ड डिजास्टर समिट आपकी कहाँ पे हुई है, होस्ट हुई है, वो हुई है देहरादून। ठीक है। राइट। एनीथिंग एल्स? क्लियर है? इन रिसेंटली ओनली। राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द हाई स्पीड रॉकेट स्टेल टेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर इन दिसंबर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन ना आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि रॉकेट लॉन्च टेस्ट होगा, है ना, तो ये कौन कर सकता है? तो ये जरा मुझे बताओ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट।
यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, 90% ऑफ यू हैव गेस्ड राइट, इट इज डीआरडी। हाँ, इट इज डीआरडीओ। डीआरडीओ ने से गेस, हाई स्पीड रॉकेट है ना। देखो, फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, तो एयरक्राफ्ट वगैरह अगर होता है सैटेलाइट वगैरह तो आप जाते हैं इसरो पे, लेकिन एयरक्राफ्ट वगैरह है तो इट इज डीआरडीओ। ठीक है, तो याद रखना, आंसर इज डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में जैसे मैं बताता हूँ, 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं डीआरडीओ डे, बिकॉज 1 जनवरी 1958 को बना था डीआरडीओ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डीआरडीओ, राइट। तो दिस इज डीआरडीओ डे, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो डीआरडीओ है, का हेडक्वार्टर है, ये न्यू दिल्ली में। आप इधर प्रगति मैदान की तरफ जाओगे ना, आपका भारत मंडपम के उधर की साइड से जाओगे तो यू विल फाइंड द डीआरडीओ ऑफिस ऑल्सो। ठीक है, सो आंसर इज ए, दैट इज डीआरडीओ, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इंपॉर्टेंट अगेन है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का लास्ट एमसीक्यू है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू जो है उस पे आते हैं। रेनबो वाटर स्नेक वाज रिपोर्टेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश इन द बफर जोन ऑफ विच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो रेनबो वाटर स्नेक मिला है। ठीक है, तो ये भी कल्चर का क्वेश्चन हो गया। तो रेनबो वाटर स्नेक आपका मिला है दुधुआ टाइगर रिजर्व में। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, दुधुआ टाइगर रिजर्व, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व, रानी, ये सब यूपी में ही है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में आपको रेनबो वाटर स्नेक मिला है। तो दिस इज, ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज अगर मैं देखूं दिसंबर की, क्या है, अगर लास्ट क्लास में आपको याद हो तो मैंने मैथमेटिक्स डे तक आपको करा दिया था, है ना। तो मैंने आपको बताया 26 दिसंबर इज मैथमेटिक्स डे। लेकिन उसके बाद दिसंबर में बहुत डेज इंपॉर्टेंट है। तो 23 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 25 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। 25 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को याद रखना। 23 दिसंबर को वी सेलिब्रेट फार्मर्स डे, बिकॉज चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे होता है। ही वॉज दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखना 23 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स डे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So we used to celebrate Farmers Day. And just a second, तो 23 दिसंबर को हम फार्मर्स डे बनाते हैं। यार ये क्या हो गया, my tab is having some issue। फार्मर्स डे लिखा ही नहीं जा रहा इससे। चलो, आई विल डिक्टेट नाउ। सो देर इज 23 दिसंबर हम फार्मर्स डे बनाते हैं। 24 दिसंबर हम गुड गवर्नेंस डे बताते हैं। और 26 दिसंबर मैंने अभी आपको बताया वीर बाल दिवस हम मनाते हैं, है ना। हालांकि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे भी होता है, क्योंकि क्या होता है, क्रिसमस पे गिफ्ट मिले होते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं लोग। कुछ लोग सोशल सर्विस भी करते हैं, तो उसके बॉक्सिंग डे बोलते हैं उसे। एंड 27 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए भी डे होता है। दिसंबर में काफी डेज होते हैं इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 1 दिसंबर बताया था, 10 दिसंबर बताया था, 5 दिसंबर बताया था, 16 दिसंबर बताया था। तो ये सब मैथमेटिक्स, यस बेटा, ऑन 26। ठीक है, तो अभी आप देखो 27, फिर 29 दिसंबर भी आएगा। ठीक है, चलो, तो ये था मेजर आज की क्लास का कंटेंट। नाउ आई विल, यू नो सर, प्रीवियस स्लाइड, ओके ओके। अब कुछ नया मैं कराऊंगा नहीं। अब मैं बस आपके डाउट्स लूंगा, जिनका मिस हो गया है तो दे कैन नाउ कवर अप द टॉपिक। ठीक है,
इतना आप रिवाइज कर लोगे, इट विल बी मोर देन इनफ. यस बेटा, गुड गवर्नेंस इज ऑन 25th बेटा. राइट. सो नाउ वी विल नॉट डू द न्यू कंटेंट, आई विल टेक योर डाउट. सो मैं शुरू की स्लाइड दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों की वो छूट गई थी, है ना. So just see the first two slides which you have missed. ठीक है, तो मैंने वीर बाल दिवस से आज शुरू करा था. वीर बाल दिवस से, ठीक है, याद रखना है आप. ठीक है, तो ये याद रखना. बेटा वही बताया था, डीआरडीओ ही बताया था, फिर एक इसरो बताया था, वो बताया था 68 में. ठीक है, तो 69, सॉरी. तो वीर बाल दिवस याद रखना. फिर मैंने गुड गवर्नेंस बताया था, नेक्स्ट करंट अफेयर. फिर मैंने बताया था रशिया प्लान कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे. फिर मैंने बताया था संथाली में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं. फिर मैंने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताया. आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट बताया. फिर ब्रिस बताया, इंडिया को उसकी प्रेसिडेंशियल शिप मिल गई है. सेंसस बताया, खेलो इंडिया गेम्स बताए. धनु यात्रा बताया. अभी कोई पूछा था सर इसरो के चेयरमैन का है, तो जब मैंने आपको ये बताया था ब्लू बर्ड सैटेलाइट, तभी मैंने इसरो के चेयरमैन का नाम भी बताया था, है ना. तो उसके उनका नाम भी देख लेना. ठीक है. तो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, you can just stay and ask your doubt. All those who don't have doubt, they can simply, leave the class, enjoy and prepare for tomorrow. हाँ बेटा, वो ओलंपियाड हो रहा है ना, तो उसके बारे में बताया था. कॉमर्स, नेशनल कॉमर्स ओलंपियाड. तो उसका इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ गया है. अभी शायद उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं, तो मैं एक बार पूछ लूंगा कि अगर उसके रजिस्ट्रेशन वो ओपन करेंगे तो आई विल लेट यू नो. ठीक है. अभी उनकी साइट पे वो दिखा रहा है कि दैट रजिस्ट्रेशन इज क्लोज. ऑलराइट. एनीथिंग एल्स नाउ, यू हैव एनी डाउट? ऑलराइट, ऑलराइट. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. हाँ. हाँ मतलब इट्स फॉर एक्सपीरियंस बेटा. श्योर श्योर बेटा, आई विल सेंड. I will ask the team also to be more active, not to worry. You will find PDF everything on time. Alright अक्षर. रॉकेट वाली दोबारा दिखानी है, ओके. ये लो रॉकेट वाली बेटा, दोबारा देखो साइड. एनी डाउट? देखो, दिसंबर की अगर आपको याद रखनी है ना, दिसंबर में आप रिवाइज करो इस तरह से. आप 5 दिसंबर याद रखो. 5 दिसंबर होता है सॉइल डे.
1 दिसंबर याद रखो, 1 दिसंबर होता है एड्स डे। 22 दिसंबर याद रखो, नेशनल मैथमेटिक्स डे। 25 दिसंबर होता है नेशनल गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो ये मेजर मेजर याद रख लो, काम हो जाएगा। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? Any other doubt, anything which is there in your mind, kindly ask. हम्म, 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 चलो, चलो बेटा, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस। ओके बेटा, आई विल शो द ब्रिक स्लाइड। एनी अदर डाउट? ठीक है, ठीक है। रेनबो, ओके। रेनबो, स्नेक, ब्रिक्स, दोनों दिखा देता हूँ मैं। पहले ब्रिक्स वाली देख लो। फिर रेनबो वाली भी शो कर दूँ। ऑलराइट। हाँ, रेनबो वाटर स्नेक याद रखो बेटा, दुधवा है। ठीक है, जसमा। चलो, नहीं 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 बेटा, जितना आपको समझा रहा हूँ अक्षरा, बस उतना पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना। ठीक है। हाँ, जैसे टॉपिक है ना उसका, बस मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। जैसे ब्रिक्स में अब पूरी कहानी नहीं पढ़नी। ब्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है भाई, कितनी कंट्रीज हैं, कहाँ पर 26 की समिट होने वाली है, कब स्टार्ट हुई थी, बस मेजर मेजर पॉइंट्स। ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। अगर मैं आपको खाली यही बताऊंगा तीनों बातें, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन इसी तरह से फेम होते हैं। ऑलराइट, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ ऑलराइट।